जैसा कि थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आज बात करनी है A to Z ऑटिज्म के बारे में, कि मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इसमें साइन सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इसमें उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है, कितनी इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं ठीक होने की। इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में एक एक करके चर्चा करेंगे हम। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, धीरज के साथ इस वीडियो को बैठ के आराम से देखना है। अगर ये वीडियो आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो आप काफ़ी हद तक अपने घर पे ही बच्चे को मैनेज कर पाएंगे बिना परेशान हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर ASD, जिसको कॉमनली ऑटिज्म बोला जाता है। अभी देखिए नाम कितना छोटा है, ऑटिज्म बोल दिया, जैसे चुन्नू मुन्नू बोला जाता है वैसे ही। अभी ASD भी इसको शॉर्ट में लिख दिया जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, छोटा लगता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर की जब बात हो रही है तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे जा रहा है। इसमें ग्रेडिंग भी होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, सीवियरिटी के आधार पे। मतलब ग्रेड 1 को माइल्ड बोलते हैं, ग्रेड 2 को मॉडरेट बोलते हैं, ग्रेड 3 को सीवियर बोलते हैं। किसी भी डिजीज को ऐसे ही सीवियरिटी के आधार पे क्लासिफाई किया जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, जिसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर बोलते हैं। अभी जैसा कि कई सारे वीडियो में मैंने बताया है कि सबसे ज़्यादा केस अगर ऑटिज्म के नाम पे आ रहे हैं आपके आसपास में या फिर हमारे सेंटर्स में जहाँ भी ये हो रहा है, तो उसमें कोविड के बाद से 70% केसेस ऐसे आ रहे हैं जिनमें कि ऑटिज्म टाइप सिम्टम्स हैं, वो ऑटिज्म नहीं है। वो वर्चुअल ऑटिज्म हो सकता है, वो सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, वो डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। किसी किसी में डिलेड स्पीच वगैरह हो सकता है, लेकिन वो ऑटिज्म नहीं है। 70% केस ऐसे हैं। अभी 30% केस जो ऐसे होते हैं जिनमें कि ऑटिज्म के साइन सिम्टम्स हैं। अब ऑटिज्म के साइन सिम्टम्स हैं तो 30% की हम बात कर रहे हैं। 15% उसमें से मैंने जो अपने प्रैक्टिस में हम देखते हैं, डेली प्रैक्टिस में, उसमें 15% केसेस में ही माइल्ड ऑटिज्म का केस मिल जाता है। 15% केसेस में। अभी जो 15% केस आपका बचा, उसमें आपको काफ़ी हद तक ADHD और मॉडरेट टाइप ऑटिस्टिक और सीवियर टाइप ऑटिस्टिक बच्चे आपको मिलेंगे। 15% जो माइल्ड मैंने बात करी, तो माइल्ड ऑटिज्म की बात भी अगर हो रही है तो वो इतना छोटा सा, माइल्ड बोल दिया तो आपको लग रहा है कि अच्छा ग्रेड 1 में बोले, बहुत कम बात है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऑटिज्म अगर माइल्ड भी है तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मॉडरेट और सीवियर की तो बात ही अलग है। मॉडरेट ऑटिज्म में मैंने देखा है 2-2 साल, 2.5 साल तक बच्चों में थेरेपी चलते रहती है, लेकिन उस हिसाब से नहीं रिकवरी हो पाती है जिस हिसाब से और सारे केसेस में, जैसे वर्चुअल बॉर्डरलाइन ऑटिज्म वगैरह का केस है, सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, उन सब केसेस में जिस तरह की रिकवरी होती है, इन सब केसेस में बहुत स्लो रिकवरी होती है। अब मॉडरेट ऑटिज्म वाले बच्चे, कुछ बच्चे तो उनमें थोड़ी रेस्टलेसनेस, सिटिंग इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा। ज़्यादातर केसेस में आपको सेंसरी अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। और अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि बाहरी स्टिमुलस से उसको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, मतलब वो अपने आप में रहने वाले बच्चे ज़्यादातर मिलते हैं ऐसे। सीवियर वाले बच्चे तो पूरी तरह से हाइपो एक्टिव ही ज़्यादातर मिलते हैं, उनको बाहर सीधी सिचुएशन, बाहरी दुनिया से ज़्यादा मतलब होता नहीं है। तो ये बहुत रेयर केसेस में मिलता है। ऐसा नहीं कि सीवियर केसेस होते नहीं हैं, लेकिन ये काफ़ी कम होते हैं। या फिर ये बड़े बड़े जो न्यूरो रिहैब सेंटर्स जो हैं, जो मेंटल रिहैब सेंटर्स हैं,
उन सब जगहों में ये ज़्यादातर जाते हों। हमारे पास इनकी संख्या बहुत कम है, ना के बराबर। मॉडरेट ऑटिस्टिक बच्चे आते हैं, एक दो बच्चे ऐसे हैं जो कि मेरी नज़र में, प्रॉब्लम ये होती है ना कि ये लंबे समय तक एक जगह स्थिर रहें तब तो समझ में आए, कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ कुछ दिन वहाँ। सब पेरेंट्स अपने हिसाब से जिनको जहाँ सूटेबल लगता है, सभी अब लोग अपने स्तर से अच्छा ही करना चाहते हैं, उसी में कहीं कहीं गड़बड़ भी कर जाते हैं, ये उनका अपना ये होता है। तो माइल्ड ऑटिज्म में भी मैंने साल डेढ़ साल तक देखा है कि साल डेढ़ साल 2 साल तक में इम्प्रूवमेंट होता है। कुछ में माइनर सा ये है, वो वर्चुअल टाइप ऑटिज्म है, तो वो काफ़ी जल्दी भी रिकवर कर जाते हैं बच्चे। तो बार बार बोलते हैं कि ऑटिज्म की रिकवरी सीवियरिटी पे डिपेंड करती है, सीवियरिटी कितनी है, साइन सिम्टम्स कैसे हैं, इसके अलावा पेरेंट्स कितने अवेयर हैं और सिंसियर हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी पार्ट होता है कि आप कहाँ किनके पास जा रहे हैं, वो किस अप्रोच से ये कर रहे हैं, कैसा अप्रोच है उनका बच्चे को ठीक करने के लिए, वो क्या क्या कर रहे हैं, वो प्रॉपर डायग्नोसिस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद एक प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वो एक गोल सेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, तो अभी किन किन चीज़ों पे काम, जैसे बोलते हैं ना कि रिहेबिलिटेशन में हमेशा शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल सेट किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म गोल में क्या आता है कि बेसिकली जो चीज़ें अभी तुरंत उसको ये करनी है, उनको शॉर्ट आउट करनी है, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको शॉर्ट टर्म गोल में रखा जाता है। लॉन्ग टर्म गोल में प्रॉपर उसका स्पीच वगैरह डेवलप करना, उसका एजुकेशन वगैरह का ये करना, ADL के लिए इंडिपेंडेंट बनाना, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म गोल में आती हैं। तो इसके लिए प्रॉपर एक प्लान भी तो होना चाहिए ना, कि बच्चे को डायग्नोस कर लिया, जब तक हम बोलते हैं ना कि जब तक प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगा, प्रोग्नोसिस की उम्मीद आप छोड़ दीजिए, सुधार का चांस आप कैसे ये कर सकते हैं। सैकड़ों एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे हैं। अभी वडोदरा गुजरात से एक बच्चे का असेसमेंट हुआ कल। उस बच्चे के पिता बता रहे हैं कि मतलब 2-2.5 साल की एज में उनको लगा कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, 2 साल की एज में। उसके बाद कहीं डॉक्टर्स के यहाँ लेके गए, 50 तरह के जांच कराए उन लोग, कहीं कुछ नहीं निकला। उसके बाद से बोले कि इतनी सारी दवाएं उन्होंने दी थी कि बच्चे को दिया तो जा रहा था, और उसके बाद क्या हो, रात में उठ के और अचानक से रोना चिल्लाना, इतना वो रेस्टलेस हो गया था। तो फिर एक दिन बैठे बैठे मैंने सोचा क्या कि इतनी दवाएं अगर हमको कोई दे दे तो हम खा खा के पागल हो जाए, तो बच्चे को क्यों दे। तो इसलिए बोला उन्होंने कि सारी दवाएं मैंने बंद कर दी। उसके बाद से बच्चा काफ़ी हद तक स्थिर हो गया, रेस्टलेसनेस उसकी कम हो गई। तो ये सब दिक्कत भी है कि क्या जो हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हम शुरू करने जा रहे हैं, जो उसका प्रोटोकॉल हम सेट करने जा रहे हैं, जो उसमें दवाएं हम चलाने जा रहे हैं, वो उसके लिए ज़रूरी भी हैं, या फिर हम अपने प्रैक्टिस में यही करते हैं इसलिए हमको ये करना चाहिए। ऐसे ऐसे डॉक्टर्स की भी हैं, उनको ये सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए। जैसे उस बच्चे के पिता ने सोचा कि इतनी सारी दवाएं अगर बच्चे को दे रहे हैं, या फिर हमारे पे इतनी दवाएं अगर दी जाएं तो क्या असर हो। अगर ये आपको समझ में आ जाए तो दवाओं के फेर में आप नहीं पड़ें, क्योंकि दवाओं का कोई खास रोल इसमें होता नहीं। तो मैंने बोला ना कि जहां आप जा रहे हैं जिस डॉक्टर के पास, ये भी काफ़ी अहम है कि वो डिजीज को क्योर करने के लिए दे रहा है दवा, या फिर डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए दे रहा है दवा। हालांकि ऑटिज्म की ही बात नहीं है, ओवरऑल की बात कर रहे हैं। तो खैर, अब इन सब बातों पे ध्यान देना होता है, तब जाके अब उसकी रिकवरी का टाइम, रिकवरी का ये फेज डिपेंड करता है इन्हीं सारी चीज़ों पे। यही फैक्टर्स हैं कि बच्चा कितनी जल्दी रिकवर करेगा। जैसे एक बच्चे की चर्चा हम हमेशा करते हैं कि माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चा था, अभी पूरी तरह से ठीक है, स्कूल जा रहा है, अपने क्लास का टॉपर है। तो उस बच्चे की चर्चा हम करते हैं, तो बार बार उस बच्चे की चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक आइडियल एग्जाम्पल है कि पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल हो सकता है बच्चे को ठीक करने में। हमारे पास वो आते थे, नो डाउट, लेकिन कितने देर के लिए? 45 मिनट्स के लिए।
45 मिनट्स का सेशन जो होता था उतने ही देर के लिए वो हमारे पास आते थे। उसमें हमने समझाया कि घर में आपको कैसे कैसे बच्चे को मैनेज करना है, और उस बच्चे की मम्मी और उस बच्चे का एक बड़ा भाई 4-4.5 साल बड़ा है उससे, दोनों जितनी ऑनेस्टी के साथ लग के उस बच्चे के साथ काम किया है लोग, अगर उन लोग वैसे नहीं किया होता तो वो बच्चा अभी तक हमारे यहाँ आते रहता और उसमें प्रॉब्लम्स अभी भी रहती। लेकिन वो बच्चा कम्प्लीटली ये हो गया, इक्वल एलिया उसमें है। वो भी कब, जब उसको डांट के बोला जाता है तब। बाकी सारी चीज़ें उसमें नॉर्मल हो गई हैं। अपने क्लास का टॉपर है, किडजी में वो पढ़ता। इस तरह के 10-12 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, लेकिन उन बच्चों में प्रॉब्लम कम थी। हम माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चे का एग्जाम्पल बार बार देते हैं कि ये माइल्ड ऑटिस्टिक था और आई कांटेक्ट बिल्कुल भी बच्चे की नहीं थी, बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं करता था। जैसे ये करेगा, सिर नीचे गड़ाए रहेगा, बोला जाएगा ऊपर देखो तो सिर ऊपर करेगा, एक बार देखेगा फिर नीचे गड़ा लेगा, थोड़ी देर के लिए ऊपर करेगा। कुछ भी बोलिएगा तो ऐसे करके सिर नीचे करके वो कुछ गाएगा, गुनगुनाएगा, वो सब चीज़ें करेगा, लेकिन प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं करेगा। जो जो बात आप बोलेंगे वो समझेगा, 2-3 बार बोलेंगे समझेगा, वो बात को फॉलो करेगा, आई कांटेक्ट नहीं करेगा। उसको अगर काउंटिंग सिखाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो आप बोलिएगा 1 तो वो बोलता था 2 बोला जाएगा तो 3, एक स्टेप आगे चला जाता था। ये होता है ऑटिस्टिक बच्चों में, ऐसा ही मिलता है। उसके बाद से हाइट से उसको प्रॉब्लम थी, वेस्टिबुलर स्टिमिंग उसमें था, बैलेंसिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उसमें, थोड़ा हेल्दी सा बच्चा था। अब वो क्या है कि हाइट्स पे चढ़ने से डरता था और उसको एक दिन चढ़ा के ऊपर रख दिया गया। वो स्लाइडर का ये होता है तो वो काफ़ी ऊंचा होता है, उस पर ले जाकर चढ़ा के और उसको पूरी तरह से उसी पे छोड़ दिया गया 45 मिनट्स के लिए। 3 दिन ऐसा किया गया। उसके बाद से हाइट वाली प्रॉब्लम उसकी ख़त्म, वो अपने आप आके चढ़ जाता था, ऊपर जाकर बैठ जाता था। उसके बाद से बैलेंसिंग की प्रॉब्लम थी, तो वेस्टिबुलर बोर्ड पे खड़ा करके एक मेडिसिन बॉल उसको दे दिया गया बैलेंसिंग करने के लिए। 1 सप्ताह मुश्किल से लगा होगा, वो भी उसका क्योर हो गया। उसके बाद बैलेंसिंग की प्रॉब्लम भी उसकी ख़त्म हो गई। तो वो कैसे हुआ ना कि बच्चे को जो प्रॉब्लम है, जो सिम्टम्स उसमें दिख रहे हैं, उसके हिसाब से एक प्रॉपर आइडियल मैनेजमेंट प्लान बनाया गया और उसके हिसाब से वो बच्चा क्योर हो गया। अभी बहुत सारे लोग ये करते हैं कि ऑटिज्म का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि बैठता नहीं या फिर ध्यान नहीं देता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बीच बीच में कुछ ज्ञानचंद लोग आके ज्ञान अपना यहाँ बाँचते रहते हैं। क्या है ना कि हमारे यहाँ सबसे बढ़िया, चाइना से भी ज़्यादा आबादी हमारी हो रही है अभी, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे ना, तो जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ पे अब लोगों को कुछ काम धाम भी बहुत कम लोगों के पास है। एक वो भारत पे का जो CEO है अश्नीर ग्रोवर, वो तो भारत पे से मतलब अभी निकल गया, वो जो उसका फाउंडर था ना, तो अभी वो काफ़ी फेमस हुआ है। उसका हम देखते हैं वीडियो कभी कभी, बोलता है कि मोस्टली लोगों के पास हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो किसी काम के लायक भी नहीं है। ये ऐसा है। ये अभी कितने वेले लोग हैं कि वो पॉजिटिविटी को देते, पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं, और वो हर पॉजिटिविटी में वो निगेटिविटी ढूंढते हैं, और फिर अपने बिना मतलब का ये कि ये ऐसा बोला आपने, वैसा बोला आपने, वैसा बोला आपने। अरे हमने बहुत सारे वीडियो में ऐसा ऐसा बोला है कि जो तुम्हारे लिए यूजफुल हो सकता है, उस पर ध्यान दो। तो वही कुछ लोग का हम कह रहे हैं कि जैसे वो ये करते हैं कि ऑटिज्म में सिर्फ इतना ही नहीं होता है, ऑटिज्म के बारे में ये होता है कि हमने ऐसा देखा है, हमने वैसा देखा है, आप सेकेंड बेबी का बता रहे हो, वो कोऑपरेट नहीं करेगा बच्चे को तो क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, उसकी शादी क्या होगा। अभी पहले ये प्रेजेंट की तो बात कर लो, फ्यूचर में क्या होगा वो बाद की बात है। तो ये सब बातों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। निगेटिव लोगों से, ऐसे फालतू लोगों से हमेशा दूर रहेंगे तो भी बच्चों को ठीक किया जा सकता है। तो अभी
आप बात कर रहे थे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर में आई कांटेक्ट अगर बच्चा प्रॉपर नहीं करता है तो उसको कैसे सुधारा जाएगा। बच्चा कंसंट्रेट नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कमांड फॉलोइंग नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे टेंट्रम्स उसमें होते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्योर कैसे किया जाएगा, तो आइए आगे एक एक सिम्टम और उसके मैनेजमेंट पे बात करते हैं। सबसे पहला सिम्टम लेते हैं कि बच्चे प्रॉपर आई कांटेक्ट ही नहीं करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है ना कि अभी घर में वो प्रॉपर कर भी लेंगे अपने पेरेंट्स के साथ में, घर वाले लोगों के साथ में, लेकिन कहीं बाहर जाएंगे तो ना प्रॉपर किसी को आई कांटेक्ट करेंगे, ना प्रॉपर किसी के बात का जवाब देंगे। वो समझ रहे हैं लेकिन फिर भी वो जवाब नहीं देंगे, उनसे भागेंगे। मतलब स्ट्रेंजर्स के सामने वो प्रॉपरली उस तरह से बिहेव नहीं करेंगे जो करना चाहिए नॉर्मल। तो आई कांटेक्ट कैसे इम्प्रूव करें, अभी इसी पे बात करते हैं। देखिए, जिन बच्चों में प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं है उनमें सोशल कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम होती है। अब आई कांटेक्ट इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा ये हो सकता है कि आप बच्चे को प्रॉपर अपने सामने बैठाएं और सामने बैठा के उसको ऐसे पकड़ के और ऐसे सीधा अपने आँख में दिखाएं। अपने आँख में प्रॉपर आई कांटेक्ट कराएं। थोड़ी देर देखेगा, उसके बाद इधर उधर ध्यान देगा, मतलब उसको छोड़े नहीं, फिर से पकड़ के उसको अपनी आँख में दिखाते रहें। 5 मिनट तक ये प्रैक्टिस आप करें डेली। 5 मिनट, दिन में एक बार भी करेंगे तो काफ़ी है। 5 मिनट तक ऐसे ही प्रॉपर आई कांटेक्ट कराते रहना। कुछ भी नहीं करना, हाथ में कुछ भी उसके नहीं देना है, सिर्फ बैठा के प्रॉपर आई कांटेक्ट ऐसे कराते रहना। दूसरी चीज़ ये कि ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उनको अलग अलग तरह के फन एंड प्ले एक्टिविटीज़ में आप करके भी आई कांटेक्ट उनका इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे वो बिंदी होती है, कुमकुम वगैरह या बिंदी वगैरह लेके जो लेडीज़ लोग लगाती हैं, बच्चे के पूरे चेहरे में, पूरा ये सब में, पूरे चेहरे में आप बिंदी लगा दीजिए। मतलब उसको थोड़ा सा वियर्ड उसका अपीयरेंस बना दीजिए, उसका फेस थोड़ा सा अजीब सा लगने लगे, और उसको ले जाकर मिरर के सामने खड़ा कर दीजिए, या फिर छोटा वाला मिरर जो होता है उसको ले आके सामने दिखाइए। अभी आप देखेंगे कि वो मतलब कि एक अलग जोन में जाएगा, उसको वो काफ़ी देर तक देखेगा ध्यान से। वो बार बार बच्चे फेस टच करके ऐसे देखते हैं कि ये क्या है, क्योंकि उसका जो चेहरा था उससे ये अलग चेहरा दिख रहा। तो वो बार बार उसको ये करेगा, और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे एक एक बिंदी निकाल के वहाँ से हटाना चाहेगा। तो ये क्या हुआ ना कि ये प्रॉपर देख रहा है अपने चेहरे में, ये कर रहा है, तो एकदम कंसंट्रेटेड रहेगा वहीं पे, और फिर वहाँ से निकाल के ये कर, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन भी इससे डेवलप होगा। ये इसके अलावा क्या करेंगे आप, बड़ी वाली जो बड़ा वाला जो टिकली जो बोलते हैं उसको, वो भी बिंदी का ही है, होता है वो बड़ा वाला, कॉन्ट्रास्ट के साथ में कोई कलर, रेड कलर वगैरह का हो, सीधा उसके माथे पे लगा दें बड़ा सा ये, और तब उसके शीशे के सामने खड़ा करें, मिरर के सामने खड़ा करें। उसमें भी वो काफ़ी उसको इंटरेस्टिंग लगेगा, उसको प्रॉपर वो ध्यान देते रहेगा। इसके अलावा आप कर सकते हैं कि रूम क्या कीजिए कि अंधेरा कर दीजिए, अपना रूम को पूरा अंधेरा, कहीं से भी लाइट कुछ भी नहीं आनी चाहिए, और सिर्फ उसमें एक लेजर लाइट लेके आप जलाइए दीवार पे, कहीं घुमाते रहिए। अब जिधर जिधर आप उस लाइट को घुमाएंगे बच्चा उधर उधर कंसंट्रेट करेगा। नहीं तो क्या करेंगे आप, रूम अंधेरा करें, एक कैंडल लाइट जलाएं, और उसके सामने बच्चे को कुछ फाइन मोटर एक्टिविटीज़ की चीज़ें दे दें, जैसे वो एजुकेशनल बीड्स वगैरह होते हैं वो लगाने के लिए बच्चे को दें। प्रॉपर कंसंट्रेट करेगा, आई कांटेक्ट भी उससे इम्प्रूव होगी बच्चे के। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को जब चादर में लपेटते हैं, बेडशीट में जब लपेट देते हैं, अगर बच्चा रेस्टलेस है, वो सिटिंग इंटॉलरेंस है, तो बेडशीट में रैपिंग जो करते हैं हम लोग, रैप करके और उसको प्रॉपर लेटा दें, और उसको उसके ऊपर आप ये हो जाएं,
और उसमें आँख में आँख डाल के प्रॉपर उसको देखने के लिए बोले। इससे भी आई कांटेक्ट इंप्रूव होगा। इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ आप कराते हैं, पेग बोर्ड वगैरह की, या फिर जो कटआउट वगैरह लगाते हैं, तो बच्चे को कभी भी कटआउट लेके प्रॉपर एकदम आई कांटेक्ट में एकदम उसके आँख के सामने दिखाना होता है, पैरेलल में ऐसे। ये नहीं कि ये उठाओ और ऐसे सिर लगा के, सिर नीचे करके लगा दो, नहीं, वो सही नहीं होता। आप उसको निकलवाएं और प्रॉपर उसके आँख के सामने लेके जाएं। और वो जैसे पकड़ने के लिए बच्चा आए तो थोड़ा इसको इधर शिफ्ट करें, इधर शिफ्ट करें, इधर शिफ्ट करें, इधर शिफ्ट करें, ऐसे शिफ्ट करते रहें, तो उससे भी वो कंसंट्रेशन और आई कांटेक्ट इंप्रूव करेगा। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, जैसे ये पेपर वेट है, अब ये देखने में काफ़ी सुंदर सा लगता है, बच्चे इसे खेलना भी चाहते हैं। अभी उसको कंसंट्रेशन और आई कांटेक्ट इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इसको देखिए, जैसे हम नचा रहे हैं इसको, बच्चे इस पर बड़ा ध्यान देते हैं। हाँ, ये विजुअल स्ट्रीमिंग का भी ये हो सकता है। विजुअल स्ट्रीमिंग में भी बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट को ऐसे स्पिनिंग करके देखना चाहते हैं, तो वो नहीं, आप अपने हिसाब से करें, उसको नहीं करने दें। खुद से जब वो करता है तो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर उसमें आएगा। आप जब करेंगे, ऐसे करते रहेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे को। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। वो इसको पकड़ना चाहेगा, उसको लेके इधर 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 आँख के सामने ऊपर नीचे घुमाते रहेंगे, तो इससे भी प्रॉपर उसकी कंसंट्रेशन डेवलप होगी, आई कांटेक्ट इंप्रूव होगा। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ कि बच्चे का थोड़ी देर के लिए आँख को बंद करके रखें। आँख को बंद करके रखने से क्या होगा कि सराउंडिंग की चीज़ों से उसका कनेक्शन टूटेगा। इन सब चीज़ों में जो इन्वॉल्व रहना चाहता है, इन्वॉल्व रहता है, मतलब कि वो डिस्ट्रैक्टेड जो रहता है, उसको प्रॉपर कंसंट्रेट करना चाहिए। प्रॉपर कंसंट्रेट करेंगे तो कंसंट्रेशन भी डेवलप करेगी, और आंख बंद करते रहने से आई कांटेक्ट भी इम्प्रूव होगा। विजुअल स्टिमिंग अगर है तो वो भी धीरे धीरे कम होगा। तो आइज ब्लाइंड फोल्ड भी साथ में आप कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस में रखेंगे घर पे, तो आपके बच्चे की आई कांटेक्ट भी इम्प्रूव होगी और कंसंट्रेशन भी डेवलप होगा। और दूसरे अभी सिम्टम्स की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चा स्थिर बैठता नहीं है, उसमें सीटिंग टॉलरेंस नहीं है और रेस्टलेसनेस है, तो इस कंडीशन में क्या क्या कर सकते हैं आप घर पे, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात ये है, बच्चों को ना बैठने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हर घर में अभी एक्स्ट्रा जो सुविधाएं हो गई हैं ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे, तो देखिए क्या होता है, हम बार बार गाँवों की चर्चा क्यों करते हैं। गाँवों में कुर्सी टेबल नहीं होता है बैठने के लिए बच्चों के, या फिर एडल्ट के भी खाने के लिए डाइनिंग टेबल नहीं होता। आराम से नीचे पालथी मार के, बोरा बिछा के, या फिर कोई छोटा चौकी वगैरह का ये होता है, उस पे बैठ के खाना खाया जाता है। जनरली नीचे बैठ के खाना खाया जाता है। पढ़ाई करने के लिए या तो बेड होता है कि बेड पे लेट के पढ़ें, लेट के नहीं पढ़ पा रहे हैं, पेट दबेगा, ये होगा, तो बेड पे एक बेड टेबल होता है कि उस पे पालथी मार के बैठ के बेड टेबल पे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी नीचे बैठने की जिनको आदत है वो कुर्सी टेबल पे बैठेंगे भी बाद में, तो कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होते, वो वहाँ भी कंफर्ट में रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन क्या है कि हम शुरू से ही बच्चों को नीचे बैठाते ही नहीं हैं। हम अपने बच्चों का ओवर जो केयर करते हैं ना, तो बच्चों को नीचे बैठने नहीं देते हैं। और मोस्टली 99% लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि वो अपने बच्चे को, कुछ भी जिनके बच्चे को प्रॉब्लम हो गई है, कोई एक्टिविटी वो कराने के लिए उसको कुर्सी और टेबल रखे हुए हैं उसके लिए। बच्चों वाली ही जो चेयर और टेबल आती है जिस पे अलग अलग कार्टून वगैरह का ये बना हुआ होता है, स्टिकर वगैरह लगा हुआ होता है, डिज्नी वगैरह का लगा हुआ होता है, जो हमारे क्लिनिक वगैरह में रखा रहता है, वही क्या है ना कि पैसे की कमी अभी किसी के पास है नहीं, तो वो आप ले आके जो रख देते हैं और बच्चों को उस पर जो बैठाए रहते हैं, उस पर बैठ के तो बच्चा सारी चीज़ें कर लेता है। मतलब कि उसके मन वाली चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं, उसके मन वाली चीज़ें, मतलब पेग बोर्ड लगाना,
और बीड्स वगैरह लगाना है या फिर जो भी चीज़ें कटआउट वगैरह लगाना है वो सब चीज़ें कर लेता है। अपना कुछ कलरिंग वगैरह करते रहता है, खेलते रहता है, उस पर बैठ के तो बच्चा कर लेता है। लेकिन वही बच्चे को जब प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, डायग्नोस होती है, तब कहा जाता है कि बच्चे को नीचे बैठाइए, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ के लिए एक आइडियल पोजीशन होगा, या तो पालथी मार के बैठाइए या स्क्वाट सिटिंग में बैठाइए, उकड़ू जो बोलते हैं, इंडियन टॉयलेट में जो बैठते हैं वो। तो वैसे बैठाने में बच्चा बैठना ही नहीं चाहता है, वो तुरंत भाग जाएगा, जाएगा कुर्सी पे बैठ जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं बैठेगा। तो बताइए प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है? आपने शुरू से जो उसको आदत डाला है तो वही तो वो कर रहा है, तो उसी प्रॉब्लम है कि आपकी प्रॉब्लम। तो क्यों नहीं हर सिचुएशन में बच्चे को ये करें, हर पोजीशन में बैठने को लिए ये करें। पालथी मार के भी बैठ सके, वो डाइनिंग टेबल पे खाता है वो अलग बात है, लेकिन उसको नीचे भी बैठ के खाने की आदत डालनी चाहिए, स्क्वाट सिटिंग में भी बैठ के कुछ काम करने की आदत डालनी चाहिए। अब जब प्रॉब्लम आ गई है, सिटिंग टॉलरेंस ही नहीं है, उसमें बैठना ही नहीं चाहता है, भागते रहना चाहता है, तो ज़बरदस्ती पकड़ के, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं सेम इसी पोजीशन में जो बच्चे हाइपर होते हैं उनको बैठाया जाता है। बच्चा भागना चाहेगा लेकिन उसका पैर और हाथ दोनों पकड़कर लॉक कर दिया जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठाएंगे। ये सब कुछ होम एक्टिविटी प्लान बताया जा रहा है। आप घर में करेंगे तो बच्चे में हाइपर एक्टिविटी कम होगी, काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज ये सब होता है। उसके बाद ये ऊपर दिखाए गए वीडियो में भी आप जैसे बैठाया जा रहा है इस तरह भी बैठाएंगे, पालथी मार के उसको, और ऊपर से पैर रख के लॉक कर देंगे और हाथ को भी लॉक कर देंगे, नहीं तो पीछे की तरफ बच्चा ठेलता है और निकल के भागना चाहता है। तो ऐसे लॉक कर देने के बाद वो भाग नहीं सकता है। और जो ADHD के बच्चे होते हैं वो तो जनरली उनमें हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ इम्पल्सिविटी भी होती है, इम्पल्सिव नेचर उनका होता है, तो उन बच्चों में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है ये इस पोस्चर में बैठाना। तो ये आप वैसे बैठाएंगे तो बच्चे में काफ़ी इफ़ेक्ट आएगा। आप उसको पकड़ के बैठाएं 5 मिनट कम से कम, दिन में 3 से 4 बार। धीरे धीरे आप टाइम को बढ़ाते जाएं। कुछ दिनों तक बच्चा इरिटेट होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, उसके बाद धीरे धीरे आराम से बैठना शुरू हो जाएगा। ये कुर्सी टेबल पे बैठाने की वजह से ही क्या होता है ना कि बच्चे जो हैं उनमें मसल में उनके ये होता है ना, स्पास्टिसिटी डेवलप करती है। और टो वॉकिंग वगैरह जो आप लोग बोलते हैं, या फिर डब्ल्यू शेप में जो बैठना बोलते हैं कि नीचे बैठता है तो डब्ल्यू शेप में बैठता है और चलता है तो टो वॉकिंग करता है, तो काफ मसल में टाइटनेस वगैरह आई तो उसकी वजह से होता है। क्यों नहीं टाइटनेस आएगी उसमें, क्यों नहीं उसमें स्पाज्म डेवलप करेगा? जब बच्चा बैठेगा नहीं प्रॉपर, उस स्ट्रेचिंग मसल्स की नहीं होंगी, अलग अलग पोजीशन में नहीं बैठेगा, सिर्फ कुर्सी पे बैठे रहना चाहेगा, तो कुर्सी पे बैठे रहेगा, प्रॉपर स्ट्रेचिंग मसल्स की हो नहीं रही है तो मसल धीरे धीरे टाइट होएंगे और वही डब्ल्यू शेप में बैठना और टो वॉकिंग करना, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए भी क्या है कि अब वो जो प्रॉपर उसका कोई भी एक्सरसाइज प्लान नहीं है, उसके लिए कुछ भी ये नहीं हो रहा है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है नहीं, सिर्फ भाग दौड़ कर रहा है, उठक बैठक नहीं कर रहा है, पालती मार के नहीं बैठ रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉपर स्ट्रेचिंग मसल्स का हो नहीं रहा है और प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स भी डेवलप करती हैं। तो सिटिंग टॉलरेंस के लिए एक कॉर्नर सीटर भी आता है, वो आप लोग किसी बढ़ई से बनवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। वो दीवार के कॉर्नर में ले जाके शिफ्ट कर दें उसको, और बच्चे को उस पर बैठा के और लॉक करने का सिस्टम होता है, आगे एक टेबल भी दिया हुआ होता है, उससे लॉक कर दें और उसमें आराम से बच्चे को बैठा दें। उससे भी धीरे धीरे बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस डेवलप करती है। तो ऐसे जब आप सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट बच्चे का करेंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब तीसरा साइन सिम्टम हम लेते हैं कि बच्चों में क्या होता है कि रिपीटेटिव बिहेवियर, चिड़चिड़ापन और एक ही चीज़ को बार बार करते रहना, और रोकने टोकने पे चिड़चिड़ा हो जाना, एग्रेसिव भी हो जाना,
टेंट्रम शो करना, ये सारी चीज़ें ये सारी प्रॉब्लम्स होती ऑटिज्म वाले बच्चों में, स्पेशल किड्स में, ADHD वाले बच्चों में भी ऐसी होती है प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिपीटिटिव बिहेवियर क्यों होता है ऑटिज्म वाले बच्चों में। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहना, एक ही चीज़ पे स्टक्ड रहना, आपके हिसाब से नहीं ये करना, वो अपने हिसाब से चीज़ों को चाहना करना, क्यों होता है ऐसा। अभी हम अपनी बात करें तो हम पूरी तरह से सोशल हैं, सोशल कम्युनिकेशन की कोई भी प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है। हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, हम ऑफिस में जा रहे हैं, हम कहीं काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी चीज़ कर रहे हैं, डेली 100 लोग 1000 लोग जैसे जैसे काम है उसके हिसाब से हम मिल रहे हैं। सबके साथ कैसे एक कम्युनिकेशन हमारी होनी चाहिए, कैसा एक बिहेवियरल पैटर्न हमारा होना चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी उनके सामने कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। दिन भर में हज़ारों चीज़ों को हम एक्सप्लोर करते हैं। न्यूज़ में देखा तो अलग अलग चैनल पे गए तो 1000 तरह के न्यूज़ ही आपको मिल जाएंगे, यहाँ ये हुआ वहाँ हुआ। पेपर आप उठा के पढ़ेंगे न्यूज़पेपर तो उसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। करेंट अफेयर्स के बारे में आपको चीज़ें मालूम रहती हैं इंटरनेट के माध्यम से कि अभी जैसे सिंपल सी बात समझिए, क्या मतलब है हमको कि टेस्ला का CEO जो है वो क्या क्या काम कर रहा है, एलोन मस्क जो है, क्या मतलब है कि प्रधानमंत्री कहाँ गए, क्या किए नहीं किए, इससे हमको कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन ये एक हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हो चुका है ना चाहते हुए भी हमको कहीं ना कहीं से इस सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाता है ना। तो ये कैसे हो जाता है, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो रूटीन है, इसमें ये है कि एक तरह से हम अपने काम धाम को करते हुए भी दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, दुनिया के बारे में अवेयर रहना चाहते हैं। ये बताता है कि हम एक जागरूक नागरिक हैं, ये एक बात हुई। तो हमारे पास बात करने के लिए हज़ारों टॉपिक हैं, हज़ारों मुद्दे हैं, हज़ारों तरह की बातें डेली वो होती हैं। इन सब में हमारा ध्यान बंटा रहता है। अभी किसी दिन आपको बोरिंग सा फील हो अपने यहाँ, तो पटना में अगर बोरिंग फील हो रहा है तो आप बस गाड़ी उठाएं, बोरिंग रोड में चले जाएं। हालांकि यहाँ बोरिंग रोड है और बोरिंग रोड में बोर आप नहीं होंगे। वहाँ काफ़ी एंटरटेनिंग चीज़ें हैं, बहुत सारे आपको ये मिल जाएंगे घूमने का जगह। इसके अलावा आपको मॉल मिल जाएंगे, आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, मतलब एक एंटरटेनमेंट का साधन उधर आपको मिल जाना है। तो ये एक बात हुई। आपको कभी भी लगा कि अभी फिल्म देखने जाना है, आप हॉल में चले जाएं, आप जाके फिल्म देख लो। मतलब आपको जो अगर बोरियत फील हो रही है तो आपको कैसे उसको दूर करना है ये आपको पता है। तो इसलिए क्या है कि आप कभी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इरिटेटेड होते हैं, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने के लिए आप कहीं और चले जाते हैं। आपको मन नहीं लग रहा है, गाड़ी उठाइए, मरीन ड्राइव की तरफ शाम में घूम के चले आइए, उधर चाय वाय पी के चले, कुल्हड़ का चाय पी के आ जाइए। गंगा के किनारे बैठ के जाके आप आरती देख लीजिए यहाँ NIT घाट पे, तो देखिए कि कितना सुकून आपको मिलेगा। अब यही रूटीन बात करें, अगर अब रिपीटिटिव हमारा हो जाए कि रोज़ हमको वही काम करना पड़े, इसके अलावा कुछ भी नया हमारी लाइफ में नहीं हो रहा हो। 9 to 5 जॉब वाले लोग देखें कि कुछ दिन के बाद ही इरिटेट हो जाते हैं कि ये ऑफिस का जो जॉब है ये बहुत ये है, मतलब कि वो मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि उनको परिवार चलाना है, पैसा कमाना है, लेकिन उनका मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सेम चीज़ें रेगुलर कई सालों से चली आ रही हैं, तो उसमें इरिटेशन होती है। बच्चों में रिपीटिटिव बिहेवियर क्यों होता है, बार बार एक ही तरह का बिहेवियर क्यों होता है? क्योंकि ये जैसे हमने बताया कि दुनिया को हमने एक्सप्लोर किया, हम पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं, सब कुछ ये कर सकते हैं। इन बच्चों में क्या है कि ये कुछ ही चीज़ों को जानते हैं, ये दुनिया से जुड़े ही नहीं हैं, हमने जुड़ने नहीं दिया है। ये कुछ ही चीज़ों को जानते हैं, कुछ ही चीज़ों को एक्सप्लोर किया है इन्होंने। घर में जो जितनी चीज़ें हैं, ये आपके 2 BHK फ्लैट में इतनी चीज़ें जानते हैं। बाहर में ये किसी से इंटरेक्ट करते नहीं, अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ जा नहीं रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो होनी है। तो अब इतनी ही सारी चीज़ों में जब इंटरेक्ट किया है तो इतनी ही सारी चीज़, अब मान लीजिए 10 चीज़ें ही जानता है, तो 10 चीज़ें ही जानता है तो उन्हीं 10 चीज़ों पे आएगा ना बार बार।
ये पता है ये बच्चे कैसे हैं, वो जो खिलौना वाला मोबाइल मिलता था ना, खिलौना वाला फ़ोन जो कि उसको ये करे तो उसमें हम लोग बचपन में ख़रीदते थे, मेला वेला में जाते थे तो 20-25 रुपये का आता था, 15 रुपये 20 रुपये का, तो बारबी डॉल टाइप शेप रहता था और उसमें बस दबाइए तो दिल में मेरे है दर्द डिस्को गाएगा, और उसके बाद बाबूजी ज़रा धीरे चलो, 2-3 को गाना वो गाएगा, और 2-3 को गाना ही उतना ही म्यूजिक कुछ सेकंड्स का सुन के हम लोग को काफ़ी अच्छा लगता था, और वो 3 गाने अगर उसमें फीड हैं तो उतने ही वो बजाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं, फिर वही रिपीट करेगा, वही रिपीट करेगा, वही रिपीट करेगा, वही रिपीट करेगा। कुछ दिन बाद सुन के आप हो जाएंगे बोर। तो सेम इन बच्चों में वैसे ही होता है कि उनमें लिमिटेड चीज़ों के बारे में ही वो जानते हैं। अब लिमिटेड चीज़ों के बारे में ही वो जानते हैं तो जाहिर सी बात है कि अब वही चीज़ें बार बार वो करेंगे, अब उसको आता ही उतना है। जैसे हम क्लास 1 में थे तो मैथमेटिक्स का ये आता था सवाल, टीचर हम लोग के देते थे कि आप अपने से किताब उठाओ, लोग कोई सवाल लेके उसमें उसको सॉल्व करो। हमको 4-5 सवाल ऐसा था कि जो कि काफ़ी अच्छा लगता था, मतलब इजीली वो बन जाता था, बार बार वही सवाल लेके हम बनाते रहते थे। तो क्योंकि उतनी ही चीज़ें जानते थे तो रिपीटिटिवली वही चीज़ें करते थे। वैसे ही ये बच्चा जो है इसको इतनी ही चीज़ों के बारे में पता है, इसलिए रिपीटिटिवली वही चीज़ें करते रहता है, इसके अलावा और सारी चीज़ों को वो नहीं जानता तो नहीं करता। तो अब इसको ठीक करने के लिए आपको ये करना है कि उसको चीज़ों को एक्सप्लोर करना सिखाएं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़, अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में उसको बताएं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी एक चीज़ होता है जो कि बोलेगा बच्चा भले नहीं, लेकिन चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा। जितनी चीज़ों को अपने सराउंडिंग की चीज़ों को देखेगा, सीखेगा, समझेगा, उतना ही वो और उसका रिपीटिटिव बिहेवियर कम होगा और वो धीरे धीरे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी। और कम से कम 3 से 4 हज़ार वर्ड्स जब जानेगा बच्चा तब मीनिंगफुल कुछ बात वो बोल पाएगा। तो अब बताइए इरिटेशन का नेचर और रिपीटिटिव बिहेवियर का नेचर क्यों डेवलप कर रहा है? क्योंकि वो चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं किया, आप एक्सप्लोर करने भी नहीं दे रहे हैं, आप अपने ही काम में लगे हुए हैं, आप उसको मोबाइल दे रहे हैं। तो अब क्या है कि उसमें एंटरटेनिंग चीज़ें हैं तो उसमें तो जाएगा ही जाएगा ना, लेकिन उससे ज़रूरी है कि प्रॉपर पेरेंटिंग ज़रूरी है और चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए आप बच्चे को लेके थोड़ा बाहरी दुनिया में लेके बच्चे को निकले तो ज़्यादा अच्छा। अभी हमने 3 मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स के बारे में बात कर लिया, इसको कैसे कैसे आप घर पे मैनेज कर सकते हैं इस पे भी हमने बात कर लिया। अब आगे भी इसमें और सारे सिम्टम्स पे हम चर्चा करेंगे। ये सीरीज हमने जो शुरू किया है इसको ही अभी कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी लोगों का जिस तरह का भी सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अगले एपिसोड में हम उन सारे सवालों को लेके और सिम्टम्स में नेक्स्ट जो और सारे सिम्टम्स होते हैं उन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, थोड़ा छोटा वीडियो बनाएं ताकि पूरा देख सकें हम। हाँ, इस बात को ध्यान में हम रखेंगे कि छोटा वीडियो रहेगा तो लोग उसको अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि बहुत ये होता है कि समय का अभाव होता है। तो अब क्या है ना कि बच्चे के लिए अगर सही में आप सिंसियर हैं तो थोड़ा समय आपको लगाना पड़ेगा ताकि बच्चे को घर पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैनेज किया जाए। 2-3 लोगों ने कमेंट किया, एक सदानंद झा करके कोई हैं, उन्होंने बोला कि सर आपका वीडियो देख के ही हमने काफ़ी हद तक बच्चे को ठीक कर लिया। तो ये बहुत खुशी की बात है। हमारी कोशिश भी हमेशा से ये है कि हम इस तरह से आप लोगों को समझा सकें कि आप हमारे वीडियो को देख के काफ़ी हद तक बच्चे को मैनेज कर सकें घर पे। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ जाएं, बच्चे का एक प्रॉपर असेसमेंट कराएं और प्रॉपर असेसमेंट कराने के बाद एक प्रॉपर होम प्रोटोकॉल आपको दिया जाएगा। और महीने में 10 सेशन होता है हमारा, जो ऑनलाइन सेशन चलता है प्रैक्टिकल सेशन, उसमें बच्चे को प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे कैसे करनी है, घर पे कैसे मैनेज करना है, ये सिखाई जाती हैं। और पेरेंटिंग के बारे में भी, पेरेंट्स के अवेयरनेस का भी और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी पेरेंट्स और बच्चे का किया जाता है। तो जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं, उनके बच्चे में नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करें, कहाँ जाएं, और जांच और दवाओं से तबाह हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आप हमारे साथ जुड़िए।
देखिए, एक बात तय है कि जो हमने मुहिम शुरुआत करी है मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया, वो सक्सेसफुल होगा तभी जब आपका सहयोग होगा। तो सहयोग इस तरह से कि अभी आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप पॉजिटिवली उस चीज़ को, कभी भी निगेटिव बातों पे नहीं जाएं, पॉजिटिव बातों पे जाएं। ऑटिज्म क्योरेबल है, हमेशा हम बोलते हैं, और ये सही बात है कि ये क्योर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस तो ज़रूरी है ना। कैसे क्योर करना है ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो ये पेरेंट्स के अवेयरनेस के बिना संभव नहीं है, हम उसी के लिए काम करते हैं। इसलिए जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर 2 PM to 4 PM मंडे टू सैटरडे में आप कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात हो जानी है। अगर हम नहीं भी अवेलेबल हैं तो मेरी टीम के लोगों से आपकी बात हो जानी है। और ये है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप का नंबर, इस पर 24/7 आप मैसेज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ जुड़ने का प्रोसीजर ले सकते हैं, और तब हमारे ऑनलाइन सेशन में आप जुड़ के घर से ही आप बच्चे को मैनेज कर सकते हैं, बच्चे को ठीक किया जा सकता है। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। धन्यवाद।